कौन दे पाएगा स्थिर सरकार? अभी तक के जो इस वहां पर हालात हैं उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखें, उसमें सरकार देने में सबसे अहम रोल जो अभी आपने देखा होगा कि वहां पे तुर्की का एक बहुत अहम रोल है। जॉर्डन के तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। जो रीजनल पावर्स हैं उसमें आप देखें कि इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में, जो इनकी अपनी एक कहते हैं ना आपस में जो बातचीत है, जो जो सोच है, उसके हिसाब से सबसे पहला रोल तो यहीं से शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं कि अभी से इसमें दूसरा एंगल आना शुरू हो गया। संजय सोई जी की बात को मैं दोबारा से लाता हूँ, वो बहुत अहम बात है कि वहां पे बफर जोन पे कब्जा होना शुरू हो गया है। अब देखें ये रुख जो है कहीं और चला जाएगा। अब इसमें अगर कोई स्थिरता लाके वहां पे वहां की सॉवरेनिटी को, वहां की तमाम वहां के लोगों की जान की फिक्र करते हुए वहां पे कोई अच्छी सरकार लाने की अगर कोई बात भी चलती है, तो दो तीन चैलेंजेस जो होंगे वो इंटरनल सबसे पहले हो जाएगा, डोमेस्टिक, और उसके बाद ये ग्लोबल और रीजनल होगा। इन तीनों पे जो अभी स्थिरता ला सकता है, उसमें जो मैंने आपसे कहा, ये रीजनल पावर्स पहले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक होता है ना, बहुत बड़े जो ग्लोबल बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका रोल बहुत अहम है। अब यहीं से रोबिन जी, जो रीजनल पावर जिनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, सर ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं उनको भी तो ग्लोबल पावर्स की सपोर्ट है, और ग्लोबल पावर्स की सपोर्ट के बिना वो वहां पर स्थिरता नहीं ला पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। और जो ग्लोबल पावर्स है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, इस पर भी फोकस होगा। अब यही से बात की जो प्रोफेसर बात कर रहे थे रमीज, कि वहां पर आम जनता की कौन सोचेगा। ऐसे में स्थिरता की बात बहुत दूर रह जाती है, आवाम की बात दूर रह जाती है, एक नेशन की बात बहुत दूर रह जाती है, जब सबके अपने इंटरेस्ट हो। रीजनल के भी अपने इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल पावर्स के भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो डेफिनेटली एक तरह से अभी का जो वक्त है ना, इसे ये भी हम कह सकते हैं और कहा जा रहा है कि एक वैक्यूम हो गया है, एक पावर वैक्यूम है फिलहाल सीरिया में। अब इसे कौन कैसे फिल करेगा और फिल करने में कितना अपना पीस ऑफ फ्लैश ले लेगा, अब वो देखना है। टर्की डेफिनेटली यस, जो एनक्लेव जोन है उस पर अपना इन्फ्लुएंस पूरा और बढ़ाएगा। सीरिया को वो लैंड पोर्शन टर्की के कंट्रोल में वर्चुअल आएगा। जो बफर जोन की बात हो रही है, वो इधर शायद जनरल सोई कह रहे थे, जो इजराइल और गोलान हाइट्स में सीरिया के बीच में वहां आईडीएफ बफर जोन में आ गई है, वो एक अलग है। अब इन दो जोन्स को आप अगर छोड़ दीजिएगा, यस मल्टीपल एनक्लेव्स हैं, हर एक अपने ग्रुप का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो कैसे सारा ताना बाना चलेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, सीरिया में इस समय सरकार है, असाद भागे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि एज पीपल वांट हम सरकार वैसे चलाएंगे। तो अभी सीरिया की सरकार है, अब वो ट्विस्ट हो गई है। तो अब ये जो एचटीएस ग्रुप आएगा, ठीक है, एक नोशन, एक मॉडल ये बन रहा है कि ये मतलब अब ये बता दे, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि सीरिया में कहने को आर्मी है, राइट, उसने वो लड़ी नहीं इनके खिलाफ, राइट, आर्मी है। तो ये सरकार है इस समय, तो उस सरकार की बस ये कि लीडरशिप पोजीशंस पे एचटीएस के बंदे आ जाएंगे, या फिर जिनसे पावर शेयरिंग की बात करेंगे, कुछ को कुछ मिनिस्ट्री, किसी को कोई पोजीशन, इस तरह का कुछ शायद होगा। दैट इज 1 and 2। रीजनल्स की जहां तक बात रही, यस यू आर राइट कि जितने देश बाकी रीजनल हैं इस इलाके में, सारे के सारे यूएस पे डिपेंडेंट हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। ज्यादा में तो जॉर्डन है, वो तो खुद अमेरिका से एड पर चलता है, तो वो अमेरिका जो कहेगा वो करेगा। आपका इजिप्ट है, वो खुद एड पे चलता है, वो क्या करेगा। जो हैं, जो केवल कुछ कर सकते हैं, जिन पे अपनी पावर भी है इकोनॉमिक, वो हैं यूएई, सऊदी एंड कतर। तो ये तीन देशों, क्योंकि सीरिया में रिकंस्ट्रक्शन होना, डेवलपमेंट होना, वो भी मुद्दे आएंगे, पैसे चाहिए सरकार को, सीरिया की इकोनॉमी बिल्कुल भट्टा बैठा हुआ है। नाउ कमिंग टू अनदर बिग पॉइंट व्हिच आई एम सेइंग, इस सारे में हमें इंडिया की जियो पॉलिटिक्स भी देखनी चाहिए। यस, हमारे से ज्योग्राफिकली दूर है, मिडल ईस्ट में जो होगा हमें फर्क पड़ेगा, ये वो। बट एक अहम मुद्दा मुझे दिखता है, इस सारे चालों के चलते टर्की की अहमियत बढ़ रही है, और अगर टर्की की अहमियत बढ़ती है तो वो इंडिया के लिए, हमारे लिए वाइडर जियो पॉलिटिक्स में शायद इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है, क्योंकि टर्की भारत को लेकर के जो पोजीशंस लेता है वेरी ऑफन वर्ल्ड अफेयर्स में, वो हमें इरिटेट भी करती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना चाहिए इंडिया को कि जो भी सीरिया के नए फॉर्मूले की बात हो रही है, जो भी हो रहा है,
ठीक है, उसमें टर्की तो इन्वॉल्व होगा। अभी भी अमेरिका जो इन रेबल ग्रुप से बात कर रहा है वो टर्की के थ्रू मैसेजिंग करवा रहा है, यू नो। तो पर जो भी ये निकले नया फॉर्मूले के जो डिसाइड करे या यूएन में डिस्कशन इत्यादि होनी है, हमारा तो रोल शायद उनमें कहीं दिखे ना दिखे डायरेक्टली, बट हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या मॉडल जो प्रपोज कर रहे होंगे ना दूसरे लोग, इजराइल, अमेरिका, यूएई, हमें उनको अहमियत या सपोर्ट देना चाहिए, आइडियाज देने चाहिए, ताकि टर्की की इंपॉर्टेंस कम हो। बिल्कुल, और उससे बिल्कुल अपने इंटरेस्ट भारत यहां पर देखेगा। सोई साहब, इस पर भी एक जवाब आपका कि भारत किस नजरिए से ये जो मिडिल ईस्ट की हलचल है उसमें भारत को कैसे देखना चाहिए। दूसरी बात सर, रशिया की पावर कितनी कम हुई इसके बाद? देखिए, ऐसा जैसे रविंदर जी ने बताया था, बिल्कुल ठीक है कि भारत इस समय में स्टेटमेंट भी आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि वहाँ की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाए और हम लोग नज़र रखे हुए वहाँ की हालात पर। वाकई में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल हो रही है इसका काफ़ी इम्प्लीकेशंस हो जाता है। कहीं अब इसराइल है, ईरान की पावर कम हो रही है, हमारी मित्रता ईरान के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, कतार के साथ भी है। भारत ने आज जो मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाई है, इसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ कुछ भी इस तरह के अगर बदलाव आते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सारे इम्प्लीकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। यही कारण है कि हमें उसके ऊपर नज़र रखनी और एक कहाँ पे हम क्या इंटरफेयर कितना कर सकते हैं। इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हम अपना एक स्टैंड बना के रख सकते हैं कि यस, हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। दूसरी बात, जो रशिया की बात जो आपने कही, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया इस समय में जब यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से पहले असद बशर की सरकार को सपोर्ट दिया 2011 के बाद, जब भी वहाँ पर विद्रोही गुटों ने सर उठाया था, तो रशिया की बहुत बड़ी मदद रही थी। रशिया ने खुलेआम एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, उनके बेसिस हैं, उनके द्वारा हमले कर करके काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया था। और यही कारण था कि इनकी सरकार जो है वहाँ पर चल पाई थी। 2011 के बाद से कई बार कोशिश की गई थी और ईरान की भी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अगर रशिया यहाँ पर असद बशर की सरकार हटी है और एसटीएस की सरकार आई है, तो रशिया का प्रभाव मिडिल ईस्ट में डेफिनेटली कम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बेसिस उनकी अभी भी बरकरार है। उनका स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी बेसिस पर किसी ने कुछ अटैक करने की कोशिश की तो उसके परिणाम काफ़ी ख़राब होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि जब सरकार बदली हो जाती है तो उसका फ़र्क डेफिनेटली पड़ जाता है कि वहाँ पर कितना प्रभाव है और किस प्रकार से जो उनका प्रभाव ईरान के साथ है, और दोनों में एक तरह से साख पर डेफिनेटली असर पड़ता है। और यहाँ पर अमेरिका की मैं स्ट्रेटेजिक जीत मानता हूँ कि स्ट्रेटेजिक जीत के उन्होंने सीरिया में से ईरान और रशिया का प्रभाव कम किया है। हाँ। उनको वहाँ से एक तरह से अपनी समर्थित सरकार को हटाना पड़ा है। चलिए, वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल आप सभी से, शुरुआत जय त्रिपाठी साहब आपसे करते हुए, स्थिरता की जहां तक बात हो रही है सीरिया में, क्या लग रहा है, क्या स्थिरता आ पाएगी? जब हम स्थिरता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टेबिलिटी होगी या एक कठपुतली सरकार वहां पर बनेगी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी कठपुतली सरकार होगी और कुछ समय तक, बल्कि मैं ये कहूँगा काफ़ी समय तक, जब तक इन अलग अलग गुटों के संघर्ष को एड्रेस नहीं किया जाता, जब तक ये सारे गुट एक साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं तैयार होते, तब तक मेरे ख्याल से स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ ये गनीमत है कि अभी ये चीज़ें जो हैं, ये अस्थिरता सिर्फ सीरिया के बॉर्डर में ही रहेगी। और इस पे अभी आपने देखा कि किसी भी मिडिल ईस्ट के किसी भी और देश ने बजाय सिर्फ बयान दे करके और असद से छुट्टी पाने में खुशी जाहिर करने के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि हाँ, ये भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब सीरिया में लोकलाइज हो जाएगा और ये शायद उसकी वजह से हो सकता है स्थिरता में लाने में ज़्यादा सहूलियत मिले। ठीक है।